एक्टिंग यानी कि अभिनय एक ऐसी कला है, एक ऐसा कला माध्यम है, एक ऐसा आर्ट मीडियम है जिसमें आप देखेंगे कि ये एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट है। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट से मेरा अर्थ है कि हम एक्टिंग को देखते हैं, और हम जब एक्टिंग को देखते हैं तो सिर्फ देखते ही नहीं हैं, बल्कि वो क्या कह रहा है या क्या कह रही है, इसको संवादों के द्वारा हम सुनने की भी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभिनय में विजुअल भी होना चाहिए और ऑडियो भी होना चाहिए। तो विजुअल एक्टर कैसे दिखाएगा? मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति का रोल कर रहा हूं जो किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, जिसके बाल बच्चे हैं, एक मिडिल क्लास आदमी है। मैं अपने शरीर से दिखाऊंगा। विजुअल कैसे दिखाऊंगा? अपनी बॉडी से दिखाऊंगा। दूसरा, वो आदमी कैसे बात करता होगा, कैसे चलता होगा, उसके देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज क्या होगा, इसके लिए मुझे कुछ संवादों की ज़रूरत पड़ेगी जिसको डायलॉग राइटर मुझे लिख के देंगे। तो मैं बोलूँगा उस कैरेक्टर में। तो जब ये ऑडियो और विजुअल का फॉर्मेट मिल जाता है, तब जाकर एक कन्विंसिंग कैरेक्टर ऑडियंस के सामने आता है कि हाँ ये है। अब जोधा अकबर है, तो जोधा की वेशभूषा में आपको एक अभिनेत्री चाहिए जो कुछ बोलेंगी जोधा के संवाद, और अकबर की भूमिका के लिए आपको एक एक्टर चाहिए जो मुगल कालीन कॉस्ट्यूम पहनेगा, वैसी ही मूछें रखेगा, आंखों में सुरमा लगाएगा और उर्दू मिश्रित जुबान में बात करेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ जोधा अकबर बात कर रहे हैं। वहीं लगान का भुवन है, वो बंडी या जैकेट पहने, कमर पे फेंटा बांधे, एक छोटी सी धोती पहने, गांव के पंच से या वैद्य से बात कर रहा है चौपाल पे, या बादलों की तरफ देखकर गाना गा रहा है, काले मेघा बादल तो बरसा जा। तो ऑडियो विजुअल है। अगर ये ऑडियो विजुअल नहीं होगा तो आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन होगा, स्टेज होगा तो एम्प्टी स्पेस होगा, टीवी है तो खाली स्क्रीन होगा। इसीलिए एक एक्टर को अपनी बॉडी पर, अपनी वॉइस पर बहुत काम करना आना चाहिए रेगुलर, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एक सोल्जर हैं, आपके पास एक बंदूक है, गन है, वो गन है आपकी बॉडी। अगर आप गन को रोज़ साफ करते हैं, गन को रोज़ चलाते हैं और टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी गन शूट आउट के टाइम पे काम करेगी। अदरवाइज आपकी गन ब्लॉक हो जाएगी, उसमें कुछ गंदगी आ जाएगी, बारूद फट जाएगा, नली फट जाएगी, ट्रिगर जाम हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमें अपनी आवाज़ जो शरीर के अंदर से आती है और शरीर जो बाहर दिखता है, इसके एक एक पार्ट्स पर काम करना पड़ता है, तब जाकर हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी अपने आप में बहुत मेजर टूल है, और एक एक्टर को, जैसा मैं कह रहा हूं, कि रोज़ अपनी बॉडी के ऊपर काम करना चाहिए। अब सवाल ये कि बॉडी के ऊपर कैसे काम करें? आपको कोई अखाड़े आकर कुश्ती नहीं लड़नी। सबसे पहले एक्टर को आप किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप किसी थिएटर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, सुबह की शुरुआत योगा से होती है। योग में बॉडी और ब्रीदिंग का एक कोऑर्डिनेशन होता है। सांस लेते हुए पाँव ऊपर करना, सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे करना, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले आना, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आना। तो हमेशा बॉडी मूवमेंट का एक कोऑर्डिनेशन ब्रीदिंग के साथ योगा में होता है। ये एक्टर को इनसाइड से रिलैक्स करता है, इनसाइड से रिलैक्स भी करता है और आउटसाइड से उसको एक फ्लेक्सिबल भी बनाता है। वो अपने शरीर को जल्दी से तोड़ मरोड़ सकता है। उसके बाद आज फिल्मों में काम करने के लिए आपको मॉडर्न डांस आना ही चाहिए। तो मॉडर्न डांस सीखेगा आदमी तो बॉडी के ऊपर काम होगा ही होगा, रिदम के ऊपर काम होगा ही होगा। इसके अलावा मार्शल आर्ट का कोई फॉर्म, ताई ची, कुंग फू, कराटे, जूडो, थाई के कुछ ना कुछ आदमी को सीखना पड़ता है। कमर्शियल फील्ड में आने के लिए भी और प्रोफेशनल फील्ड में भी रहने के लिए अपनी बॉडी के साथ बहुत ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। अगर आप देखें हमारे समय के जो तीनों खान हैं, ये 40 के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगे, और 45 की उम्र में तीनों ने सिक्स पैक्स बना लिए, जबकि 45 साल की उम्र सिक्स पैक्स बनाने की नहीं होती। ऐसे देखें तो 22 साल का लड़का बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोल के हिसाब से, प्रोफेशन की डिमांड के हिसाब से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे एक्टर हैं इरफान खान, पान सिंह तोमर किया। अब पान सिंह तोमर करने के लिए आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ही थोड़ी देने हैं, आपको तो ट्रैक पर जाके दौड़ना भी है। आपके दौड़ते हुए टांगों का मिड शॉट और लॉन्ग शॉट लिया जाना है।
लाइन को कैसे जंप करके क्रॉस करता है वही उसका पोस्टर है, क्योंकि वो दौड़ने में सबसे तेज था, स्टीपल चेज। तो इरफान खान साहब ने ग्वालियर में जाके 3 महीने इसकी ट्रेनिंग ली पुलिस एकेडमी में। जो पुलिस के लोग दौड़ते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उन कोचों के साथ प्रैक्टिस की, तब जाके वो रोल कर पाए और इतना अच्छा कर पाए। अब नाना पाटेकर ने वर्षों पहले प्रहार फिल्म के लिए पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके कमांडो ट्रेनिंग ली थी 6 महीने की, क्योंकि सिर्फ बाल छोटे करके यूनिफॉर्म पहन लेने से और चमकदार आर्मी बूट पहन लेने से आप कमांडो नहीं लग सकते। कमांडो की ट्रेनिंग सबसे आला दर्जे की होती है, आप सबको पता है। वो होमगार्ड, पुलिस और डिफेंस के जो दूसरे जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग से और हाई डिग्री की ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने बाकायदा उस ट्रेनिंग को लिया कि एक कमांडो जब मार्केट में चलता होगा भीड़ भरे बाजार में, तो उसकी बॉडी कैसे चलती होगी। एक कमांडो जब घर में बैठा रहता होगा और खिड़की के बाहर कोई खटका होता होगा तो उसकी सेंस कैसे काम करती है। उसके लिए एक्टर को अपने को डेवलप करना पड़ता है। एक्टिंग अपने को खोजने की प्रक्रिया है, इसमें उसे अपनी देह को भी खोजना पड़ता है, अपनी वाणी को भी, आवाज़ को भी, और अपनी बुद्धि को तो लगातार खोजना पड़ता है। तब इसका एक मिक्सचर बनाता है वो भावना के साथ। उस भावना के साथ मिक्सचर बनने पर अच्छा अभिनय पैदा होता है। देखिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म आने तक, जब मृत्युदाता से लेकर ये फिल्म आई, बच्चन साहब काफ़ी हैवी वेटेड दिखाई देते थे स्क्रीन पर, वज़न काफ़ी बढ़ गया था उनका बीच में। उसके बाद अचानक आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति के प्रारंभिक कुछ एपिसोड और उसके बाद उनकी आने वाली फिल्म में अगेन उन्होंने कैलोरी कंट्रोल से अपने आप को दुबला किया, अपने आप को फिट किया। वो आदमी 70 साल की उम्र में WG मैरियट में सुबेरे 6 बजे 5 बजे एक्सरसाइज करने जाता है। एक एक्टर ये बोल ही नहीं सकता कि मैं अब ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो गई। उम्र हो गई तो फिर काम छोड़ दो। एक्टिंग में अपनी आवाज़ को लेके आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आवाज़ को लेके क्या करना चाहिए? आवाज़ को लेके हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। पिच की एक्सरसाइज, वॉल्यूम की एक्सरसाइज, अलग अलग मूड में अलग अलग ढंग से बोलना, शब्द को कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ अंडरटोन करना है, कहाँ आवाज़ को उठाना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको मैं आगे के डेमो में आपको बताऊंगा। पर ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप बात को समझें कि एक एक्टर जब तक अपनी बॉडी और वॉइस के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो एक्टिंग के एक ही पहली सीढ़ी भी कभी नहीं चढ़ सकता। अब बात करते हैं कि चेहरे के हाव भाव या फेशियल एक्सप्रेशंस जिसे हम कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फेस पे हमारे एक्सप्रेशन नहीं आता, हम क्या करें। या कई डायरेक्टर अपने एक्टर को डांटते हैं कई बार कि अरे भाई कुछ तुम रोल को महसूस करो, तुम्हारे चेहरे पे तो कोई भाव ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम जिस सिचुएशन में कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे चेहरे पर भाव आने चाहिए। अगर हमारा शरीर बता रहा है कि हम बहुत गुस्से में हैं, मुट्ठियाँ बांधे हुए हैं, और चेहरे पे हमारे मुस्कान है, तो ये तो बिल्कुल ही विरोधाभासी या कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा कि आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है, फिर मुट्ठियाँ क्यों बांधे हुए। तो आदमी दुख में है तो आदमी का चेहरा थोड़ा गंभीर होगा, आंखों में एक उदासी होगी, बोलने की गति काफ़ी धीमी होगी और आवाज़ भी नीचे होगी। अगर वो आदमी गुस्से में है तो एकदम आंख फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा होगा। अगर एकदम से उसको किसी बात में हंसी आ रही होगी तो हंस रहा होगा, तो अलग ढंग से एक्सप्रेशन दे रहा होगा। तो चेहरे की एक एक मसल बोलनी चाहिए, निचला जबड़ा बोलना चाहिए। कई बार जबड़ा टेढ़ा करके बोलने से एक अलग तरह की स्पीच आती है। विश्वविख्यात अभिनेता, ऑस्कर अवॉर्डेड एक्टर मार्लन ब्रांडो ने गॉडफादर में अभिनय के लिए अपना निचला जबड़ा ऑपरेशन करके बदलवा लिया था, जिससे उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा और चिप गया था। तो जो बोलते थे वो बोलना बहुत अलग ढंग का था, जैसा मार्लन ब्रांडो की इमेज थी उससे। अब आप बताइए कि अपना जबड़ा ही बदलवा लिया। आदमी की भौहें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि आदमी परेशान है तो भौहें सिकोड़ लेगा, भौहें सिकोड़ कर कुछ सोच रहा है। आदमी आश्चर्य में है तो उसकी भौहें ऊपर उड़ जाती हैं। कई बार आदमी मजाक करता है या व्यंग करता है तो एक भौं उड़ती है। क्यों भाई?
तो इस तरह के अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए आपका अपनी पलक, अपने भौं, अपनी नाक, अपनी जुबान, अपने चेहरे की एक मसल्स पे एक्सप्रेशन होना चाहिए। बड़े अभिनेता हमेशा कैमरे में क्लोजअप में खेलते हैं। आप अगर बड़े अच्छे फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को देखें तो आप देखेंगे कि डायरेक्टर और कैमरामैन ज़्यादा से ज़्यादा उनके मनोभावों को कैच करने के लिए क्लोजअप पे जाते हैं। कई बार एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप पे जाते हैं, सिर्फ आंखें ही हैं और कुछ नहीं है। जैसे डॉन फिल्म में जब अमिताभ बच्चन पान वाले से डॉन के रोल में शिफ्ट करते हैं तो उनको एक लाल डायरी दिखाई जाती है कि तुम पहचानो कि तुम ही वो हो। तो उस समय वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं। तो ये आंखों का ही क्लोजअप जो है वही बता देता है कि चरित्र पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, ये लोग कौन हैं, कैसे हैंडल करेंगे। इसको बिना संवादों के सिर्फ आंखों से बता दे। ये दिलीप साहब, कमल हसन साहब, नसीर साहब, बच्चन साहब, ये लोग यही सब खेल करते हैं। आज के भी कई अभिनेता ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन पुराने हीरोइंस में जो नूतन क्लोजअप में खेलती थी, जो वहीदा जी क्लोजअप में खेलती थी, उसका जवाब नहीं है। और वो लोग उतने ही स्वाभाविक लॉन्ग शॉट में डांस करते हुए भी लगते थे। यही एक एक्टर की काबिलियत है, उसके चेहरे पर कितने चरित्र के भाव आ सकते हैं। मेरे चेहरे पर सिर्फ मेरे ही भाव आ सकते हैं, लेकिन मैं जिंदगी में अगर 1000 रोल करूं तो 1000 चरित्रों के मनोभाव मेरे चेहरे पर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि एक एक्टर की एक जिंदगी में हजारों लाखों जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। एक्सप्रेशंस को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आंखों की एक्सरसाइज करनी। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और सिर्फ आंखों को पहले चौड़ा करके बड़ा कीजिए और फिर नॉर्मल साइज में ले आइए। फिर ऐसे करके चौड़ा कीजिए, बड़ा फैलाइए और फिर नॉर्मल साइज में ले आइए। फिर आप राइट करिए, गर्दन नहीं हिले, शरीर नहीं हिले, सिर्फ आई बॉल जाए। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, देन अप, डाउन, अप, डाउन। तब मिला दीजिए, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, मिला दीजिए उसको। ये आपके आंखों के अंदर एक पावर देता है, एम्पावरमेंट करता है, रोशनी बढ़ाता है, आंखों को चमकदार बनाता। नहीं तो कई लोग ना डेड स्टोन फेस लेकर खड़े रहते हैं, स्क्रीन पर बोल रहे हैं कुछ भी डालो, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। बहुत मरा हुआ अभिनय कहते हैं उसे। डांस सीखिए, डांस सीखते हुए मूड के साथ चेहरे पे भाव लाना होता है। खुश हैं तो खुशी खुशी के भाव लेकर मूवमेंट करना पड़ता है ना। डांस कर रहे हैं, फोक डांस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन है चेहरे पर, एक्सप्रेशन देना पड़ता है। मॉडर्न डांस कर रहे हैं तो मॉडर्न डांस में भी एक एक्सप्रेशन है। इन सब चीज़ों के अभ्यास से आपका अपने चेहरे पर, शरीर पर कंट्रोल बढ़ता है और आप लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोजअप किसी में भी अपने कैरेक्टर को उतनी ही खूबसूरती से खिला सकते हैं जैसा डायरेक्टर चाहता है। फेशियल एक्सप्रेशंस में कई बार कुछ नए अभिनेताओं को या ऐसे अभिनेता जिन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली है, उनको आप कभी देखिए, कुछ जनरल दिक्कतें जो होती हैं। कई लोग आंखें बहुत जल्दी जल्दी झपकाते हैं। पलके जो झपकाना है इसका एक नॉर्मल स्पीड होता है। एक नॉर्मल स्पीड में अगर आप आंखें झपकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आप आंख मिचमिचा के देख रहे हैं कि अंधेरे में क्या है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, तो ठीक है कि आंखें जल्दी जल्दी चल रही हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में, या मान लीजिए कोई गुस्से में भी बोल रहा है तो चिल्ला रहा है, तो क्या बार बार ऐसे ऐसे करके बल्ब की तरह उसकी पलकें ऊपर नीचे होंगी? नहीं। तो इसका मतलब है कि इस मूवमेंट पे कंट्रोल करना है। आंखों की आईबॉल्स की जो एक्सरसाइज मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, उस एक्सरसाइज को करने से आपकी ये प्रॉब्लम जा सकती है। दूसरी एक व्यावहारिक दिक्कत होती है, बात करते समय पता नहीं होता, हम भौं चलाते रहते हैं। क्यों भाई, तुम आए नहीं? मैं तो वहीं खड़ा था। अरे यार क्या बात कर रहे, नहीं यार क्या बात कर रहे, हाँ यार क्या बात कर, वो हमेशा भौं ऊपर चलती है।
उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप रोज़ शीशे में अपने आप को देखते ही होंगे, कंघी करते समय, दाढ़ी बनाते समय, या महिलाएं या लड़कियां मेकअप करते समय। तो आप अपनी भौहों को पकड़ लीजिए और फिर कुछ भी बोलना शुरू कीजिए कि आज हमारे देश में किसान लोग बड़े खुशहाल हैं, आज हमारे देश में अनाज की उपज बढ़ी है, आज मैंने घर में बड़ी बनाई है, आज मैं मार्केट में जाके ख़रीदारी करूंगा। कुछ भी बोलिए, देखिए भौहें नहीं उठे। भौहें उठते साथ ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी उंगलियां वहाँ हैं, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ उठता है, तो उसको दबाओ, पकड़े रखो आप, पकड़े रखो आप। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि आप कुछ पागलपन कर रहे हैं, या हो सकता है जो आपको देख रहा हो वो सोचे कि ये कुछ पागलपन कर रहा है, तो उसे समझा दीजिए, नहीं मैं पागल अभी तक था, मैं अब तक सुधार नहीं पाया था, अब मैं सुधारने के लिए काम कर रहा हूँ, तो अब तो मैं सुधरने की प्रक्रिया में हूँ। एक और चीज़ होती है, कई लोग छोटी उम्र के भी लड़के लड़कियां मैंने देखा है, माथे पर बहुत सलवटे डालकर बात करते हैं। मैं तो अभी भी देखिए कोशिश करूं तो ज़्यादा आता नहीं, 1-1.5 से ऊपर आता नहीं, कितना भी कोशिश करूं। लेकिन कई लोग थोड़ा सा यूं करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा लगता है कि कितने टीके तिलक लगे हुए माथे पर। ये प्रॉब्लम करता है। चरित्र का मनोभाव है कुछ और, आपकी माथे और भौहें चढ़ी हुई हैं, वो एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कुछ और। कुछ लोग आंखें मींच लेते हैं, मालूम, उनको गंभीर डायलॉग दे दीजिए कि आज मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे अस्पताल जाके दवाई लानी है, डॉक्टर साहब प्लीज़ दवाई दे दीजिए। अब वो उसको बोलेगा, आज मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज़। वो पूरी आंखें ऐसी हैं, देखिए कहाँ से एक्सप्रेशन दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चौंधियाई हुई। इन चीज़ों का ध्यान रखने पर, शीशे के सामने बार बार अपने आप को देखकर बोलने पर, आप इन चीज़ों पर कंट्रोल पा सकते हैं और बेहतर फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। कई लोगों की कुछ और दिक्कतें भी होती हैं, जैसे बहुत जल्दी बात करते हैं, इतनी जल्दी बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना तेज बोलते हैं जैसे कोई बुलेट ट्रेन भागी जा रही हो। शब्दों को जब तक आप पूरे साउंड के साथ बोलेंगे नहीं, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आर्टिकुलेट नहीं करेंगे, तब तक उसका असर नहीं पैदा होता। अगर सुबह को सुबह 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 सुबह, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं आप। सुबह बोल रहे हैं, सुबह बोल रहे हैं, सुबह बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। शाम हो गई, 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 सुबह हो गई। तो अब ये बोलने से कोई आप असर नहीं पैदा कर पाएंगे बोलने में। तो इस एक्सरसाइज को करिए आप, आपके बहुत जल्दी बोलने की जो आदत है वो सुधर जाएगी जब आप परफॉर्म करेंगे। क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, पेंसिल सबके पास होती है, नहीं तो खरीद लीजिए, उसको अपने दांतों के बीच में फंसाइए और उसके बाद आप बोलने की कोशिश कीजिए। कितना भी फास्ट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दांतों के बीच में जीभ को अटका देगी ये पेंसिल, जीभ आगे आ ही नहीं पाएगी, तो शब्द आप फास्ट बोल ही नहीं पाएंगे। मैं फास्ट बोलने की कोशिश करूंगा, पर देखिएगा निकलेगा नहीं। रोज सुबह दिन खिलता है, रोज सुबह दिन खिलता है, फिर भी अंधेरा रहता है, दिन और रात जेल का संतरी, ओ रे भैया हो खिड़की के पास खड़ा रहता है। मैं दरअसल उसको बोल रहा हूँ इस स्पीड में। रोज सुबह दिन खिलता है, फिर भी अंधेरा रहता है, दिन और रात नहीं आएगा। रोज सुबह दिन खिलता है, फिर भी अंधेरा, वो स्पीड आधी हो ही जाएगी। तो फिर अगर आप कोशिश करके धीरे बोलेंगे तो और स्पीड कंट्रोल आएगी। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री ने लोकसभा में सदस्यों को आश्वस्त किया कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। आप इस तरह से बोलने का अभ्यास करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके यहाँ पर दर्द होगा दोनों तरफ। क्यों? नॉर्मल लाइफ में हम लोग ऐसे बोलते नहीं। तो थोड़ी देर बाद आपके जबड़े में जब दर्द हो, आप जबड़ा थोड़ा दायां बायां कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए,
दोबारा फंसाइए, बोलिए, कोई लंबा संवाद ले लीजिए, कोई लंबी कविता ले लीजिए, या कुछ भी जो आपके मन में आता है बोलिए, स्पीड कंट्रोल में ही रहेगी। एक और भी बढ़िया एक्सरसाइज है, वो स्पीड को भी कंट्रोल करती है और कहाँ कैसे बोलना है, पंक्चुएशंस, मूड, इसको भी हाईलाइट करती है। आप क्या कीजिए, एक अखबार लीजिए, रोज़ आपके घर में कोई अखबार आता होगा सवेरे, आप अखबार ले लीजिए, जैसे मेरे हाथ में अखबार है, और अखबार में जो भी लिखा हुआ है समाचार, आप कभी उसको फास्ट बोलने की कोशिश कीजिए, तेज़ गति से, पेस बढ़ाइए उसका। कभी शब्दों को रोक रोक कर, थम थम कर, काट काट कर पढ़िए, कभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, कभी आप एकदम धीमी आवाज़ में पढ़िए। जैसे मैं आपको कुछ डेमो के लिए बता सकता हूँ। कैरियर में सफल, भारतीय महिलाओं के सामने चुनौतियाँ कम नहीं हैं। घर, समाज और कैरियर सभी जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नॉर्मल स्पीड है, जैसे पढ़ना चाहिए। इसको फास्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कैरियर में सफल, भारतीय महिलाओं के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। घर, समाज और कैरियर सभी जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही सांस में पूरा बोल दिया। इसको थोड़ा लाउड बोलते हैं। कैरियर में सफल, भारतीय महिलाओं के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। घर, समाज और कैरियर सभी जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एकदम लो टोन में ले लेते हैं। कैरियर में सफल, भारतीय महिलाओं के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। घर, समाज और कैरियर सभी जगह उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, इससे मूड बदल जाता है, इससे भाव बदल जाता है, सुनने वाले के ऊपर असर बंद हो जाता है। और मेरा आपसे आग्रह है, आप इन अभ्यासों को स्वयं बोलकर करें, दोहराएं। जब सुनेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए आपके मोबाइल में रिकॉर्डर होगा, नहीं तो आप एक ट्विन इन रिकॉर्डर ले लीजिए। आप अपनी आवाज़ टेप कीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उसको आप टेप कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और फिर आप सुनिए। आपको समझ में आएगा कि आप स की जगह श बोलते हैं क्या, आप ज की जगह ज बोलते हैं क्या यहाँ पर आपने बहुत फास्ट बोल दिया, क्या यहाँ पे शब्द आपको लिटपिटा के कुछ समझ नहीं आया, साफ साफ सफाई चली गई, क्लैरिटी चली गई शब्दों की। ये आपको कोई कितना भी क्यों ना बताए, आपको यही लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। जब तक आप रिकॉर्ड करके उसको सुनेंगे नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। और तब ये अभ्यास आपको निरंतर करने पर एक नियमित परिणाम की ओर ले जाएंगे। आपको धीरे धीरे खुद पता चलेगा कि आपकी आवाज़ अब वो नहीं रही जो पहले थी इस ट्रेनिंग के पहले। कच्ची, अनट्रेन्ड वॉइस, जिसमें कोई भाव नहीं आते, कोई स्पीड या कंट्रोल नहीं है, वो आवाज़ और एक वेल ट्रेन्ड वॉइस, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, उतना ही जितना किसी अनपढ़ कारीगर और इंजीनियर में होता है। तो आप भी अपने काम के इंजीनियर बनिए, आप भी अपने काम में आगे आइए। इन एक्सरसाइज को दोहराते रहिए, और प्रैक्टिकल डेमो के और सेशंस में इन एक्सरसाइज को हम आपको विस्तार से और भी बताएंगे। अलग अलग अभ्यास मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ, बॉडी के, फेशियल एक्सप्रेशंस के, स्पीड को कंट्रोल करने के, इन अभ्यासों को आप नियमित रूप से करते रहिए। अगर आप इसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो आप में एक अभिनेता के तौर पर संभावनाओं का उदय होगा, विकास होगा, और आप एक बेहतर एक्टर बनने की रास्ते पर चल निकलेंगे, और भविष्य में एक अच्छे फिल्म एक्टर बनने की पूरी संभावनाएं आपके पास मौजूद रहेंगी। अब इसके आगे अगर चलें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसे हम लोग कहते हैं याददाश्त, मेमोरी। मेमोरी अपने आप में एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो अर्थ लिए हुए हैं, बल्कि मैं कहूँ कि तीन अर्थ लिए हुए हैं। एक एक्टर को लंबे लंबे संवाद दिए जाते हैं कई बार स्थिति के हिसाब से। अगर डायरेक्टर को भरोसा है, राइटर को भरोसा है ये एक्टर कर लेगा, तो 4 पेज, 3.5 पेज, 5 पेज, 6 पेज तक एक एक्टर को स्पीच दी जाती है। और अगर आप हमारी फिल्मों के इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक लंबे लंबे संवादों को बोल सकते हैं। नाना पाटेकर लंबे लंबे संवादों को बोल सकते हैं। बलराज साहनी साहब थे, कितने भी लंबे संवाद हो बोल सकते थे। क्यों?
याददाश्त अच्छी है। एक एक्टर की मेमोरी पावर, मेमोरी स्किल जितनी अच्छी रहेगी उतनी जल्दी वो याद करेगा। और आजकल तो मामला बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। टीवी सीरियल्स में तो आपको सेट पर ही संवाद दिए जाते हैं। जब तक लाइटिंग हो रही है, कैमरा पोजीशनिंग हो रही है, उसके बीच में आप उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, को एक्टर के साथ एक रीडिंग कर लीजिए। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक कैमरा रिहर्सल मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ फ्लोर चार्ज चल रहा है प्रोड्यूसर का। तो आपको जितनी जल्दी बेटर रिजल्ट देने की आदत होगी, आप एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह से ज़्यादा डिमांड में आएंगे। अगर आप शॉट देने में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, आप बार बार फंबल मारेंगे, आप भूल जाएंगे, तो पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी वजह से बढ़ती जाएगी और इस वजह से आप मार्केट में सस्टेन करने वाले प्रोडक्ट नहीं रह जाएंगे। लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे, ये आदमी काम पता नहीं कैसा करता है, इसको तो याद ही नहीं होता, 2 लाइन बोलो तो फंबल मार जाता है। तो अच्छी मेमोरी होती है। दीवार फिल्म पूरा का पूरा 2 भाइयों और माँ के संवादों पर आधारित है। वो 3 चरित्र मुख्य हैं, माँ और 2 बेटे। उन्हीं के बीच के संघर्ष, अंतर संघर्ष और जीवन की कहानी को सलीम जावेद साहब ने बताया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बताया है। और इतने लंबे संवाद और कैसे बोल सकते हैं जब तक एक्टर की याददाश्त अच्छी ना हो। तो अब आप बोलेंगे कि याददाश्त के और आपने बताए थे 2-3 चीज़ें। हाँ, यस, एक याददाश्त हमारी एक व्यक्ति के रूप में भी होती है। मैंने जो जीवन जिया है, मैंने जो अनुभव जीवन से पाया है, उसकी एक स्मृति, उसकी मेमोरी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में होगी। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो अचेतन या अवचेतन, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड पर रहती है, एग्जिस्ट करती है। कभी कभी वो जाग जाती है, हम लोग ख्यालों में या यादों में डूब जाते हैं, बैठकर कहीं कुछ याद आ जाता है। वो हमारे दिमाग में कहीं बरसों पहले से है। बहुत खुशी का क्षण, बहुत दुख का क्षण आपको हमेशा याद रहता है। आपको भले ये याद ना रहे कि आपने पिछले हफ्ते क्या खाना खाया था, क्या कपड़े पहने थे, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहता है कि आपका बर्थडे किस दिन आता है। आपको अपने माता पिता की या अपनी शादी की सालगिरह याद होती है। आपको अपने प्रियजनों के जन्मदिन याद होते हैं। ये कैसे याद होते हैं? क्योंकि आपकी मेमोरी उस डायरेक्शन में ज़्यादा खर्च हो रही है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। आप जितनी एकाग्रता के साथ किसी चीज़ में मन लगाएंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो तीसरी मेमोरी हुई हमारी ऑब्जर्वेशन की मेमोरी। मैंने जो जो शहर देखे हैं, जिन जिन कस्बों में मैं गया हूँ, जिन रेलगाड़ियों या बसों में या प्लेनों में मैंने सफ़र किया है, जिन वाटर क्रूजर्स में मैं गया हूँ, उन सब स्मृतियों के विजुअल्स, वहाँ के लोग मेरी मेमोरी में कहीं दर्ज हैं। ये विजुअल भी मेमोरी का ही एक रूप है। हमारे दिमाग में कोई स्मृति चित्र उभरता है, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, आपको हमेशा पहाड़ और हरियाली दिखेगी। थार का रेगिस्तान, आपको हमेशा रेत दिखेगी। केरल, गोवा, आपको समुंदर दिखेगा। तो कोई स्थान भी अपने आप में एक विजुअल क्रिएट करता है जो एक मेमोरी के रूप में हमारे ऑब्जर्वेशन में रहता है। तो ऑब्जर्वेशन वाली मेमोरी, एक पर्सन के रूप में मेरी मेमोरी, और तीसरा दिए हुए संवादों को याद करने की मेमोरी। ये 3 लेवल पर मेमोरी का ग्राउंड चलता है। अब आप पूछेंगे कि मेमोरी को शार्प कैसे करें, हमें तो याद ही नहीं होता। बड़े सरल तरीके, आप जो भी संवाद है उसको ज़ोर ज़ोर से एक बार दोहरा लें और उसको अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें। फिर ईयरफोन अपने कान पे लगाएं और उसको चलने दें। 15 से 20 मिनट में आप बार बार रोक रोक कर जगह जगह पर उसको सुनिए, आपको याद हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप संवाद ले लीजिए, पहले 5 लाइन याद कीजिए, वो 5 लाइन दोहराइए बोल बोल कर, फिर मिलाइए कि कितना सही है कितना गलत है। सही हो जाए तो अगली 5 लाइन, फिर पहली 5 लाइन और दूसरी 5 लाइन को मिलाकर 10 लाइन एक साथ, फिर अगली 5 लाइन को मिलाकर और पहली 10 को मिलाकर 15 लाइन एक साथ। ऐसे बार बार दोहराने से, मैंने शुरू में भी आपको कहा था, रिपीटेशन अपने आप में एक आर्ट है। दोहराव से हम सीखते हैं, पुनरावृत्ति से इतना भागना नहीं चाहिए। नियमित अभ्यास से ही चीज़ें हासिल होती हैं। आप संगीत सुनिए, आप जब सोते हैं ऑटो शट पर म्यूज़िक सिस्टम लगाकर अंधेरा कर कर सो जाइए या धीमी रोशनी करके सो जाइए, आंखें बंद रखिए। आप पाएंगे कि संगीत की लहरियाँ, संगीत की ध्वनियाँ आपके जहन में पता नहीं कितने तरह के रंग पैदा कर रही हैं। आपको कुछ विजुअल दिख रहा है, आपको कोई व्यक्ति याद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, या आप नींद आ रही है, आपको बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। संगीत सुनते हुए मेमोरी
बहुत जल्दी बढ़ती है। उसके बाद एक अंतिम और महत्वपूर्ण अभ्यास है, व्यक्तिगत जीवन में आप खूब पढ़िए। आप जितना ज़्यादा अच्छा रीडर होंगे, पढ़ने वाले होंगे, उतनी पढ़े हुए शब्दों की स्मृतियाँ आपके दिमाग में रहेंगी। उससे जितना पढ़ते हैं उतनी मेमोरी बढ़ती है। एक पंक्ति का संवाद हो या 10 पंक्ति का या पता नहीं 20 पंक्ति का, उसको उतनी ही कुशलता के साथ अपने पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज के साथ जल्दी से जल्दी तैयार करके जो एक्टर प्रस्तुत कर सकता है, उस एक्टर को कौन डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहेगा। ऐसा एक्टर जो 4 पेज का संवाद एक सिंगल टेक में दे देता हो, ऐसे एक्टर का चेहरा कौन सिनेमाटोग्राफर क्लोजअप में नहीं लेना चाहेगा। और ऐसे दर्शक जो अभिनय को पसंद करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं कि अभिनेता कैसा एक्टिंग कर रहा है, उसके मन की तुष्टि तभी होगी जब आप अच्छे से याद किए हुए लंबे संवाद बोल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक अभिनेता का आत्मविश्वास वहीं डगमगा जाता है पहले जहां वो डायलॉग याद नहीं कर पाता। उसको चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं कि सामने वाला तो याद करके आया होगा, मैं बोलते हुए अटक ना जाऊं, मुझे क्यू मिल जाए, मुझे कोई प्रॉम्प्ट कर दे। ये आत्मविश्वास की कमी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके दिमाग, उसके दिल, उसके हर चीज़ में दिखेगी कि ये एक्टर कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? याद नहीं है। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, इन लोगों ने 4-4, 3-3 हीरोज़ के बीच में एक्टिंग कर कर के अपनी जगह बनाई। उसके बाद वो अपने काम में इतने आगे बढ़े कि उनके नाम पे सिनेमा बिका, उनके नाम पे फिल्में चलीं, उन लोगों को युग प्रवर्तक माना गया आधुनिक हमारे समकालीन इंडियन सिनेमा का। तो सिनेमा के 100 वर्ष हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी 100 कुछ ऐसी बातें ले लें कि हम एक बेहतर एक्टर कैसे बन सकते हैं, हम कैमरा फेसिंग से लेकर अपने डायरेक्टर और ऑडियंस को तुष्ट कैसे कर सकते हैं। मेमोरी आपकी अच्छी रहेगी तो आप ये सब कुछ कर पाएंगे, बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। एक्टिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आता है, रिएक्ट करना। रिएक्ट करना या रिएक्टिंग द सिचुएशन ऐसा कहते हैं। दरअसल अभिनय की एक परिभाषा ही है कि अभिनय इज नथिंग, एक्टिंग इज नथिंग बट रिएक्टिंग। अभिनय अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि स्थिति, परिस्थिति, मूड या अपने चरित्र या अपने को एक्टर के हिसाब से कोई क्रिया की प्रतिक्रिया देना ही रिएक्शन कहलाता है। अब रिएक्शन कई तरह से हो सकता है। रिएक्शन बोल के हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा और हमने कहा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, या हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ जो सामने वाले की बात है उसको सुनकर। लेकिन सिर्फ डायलॉग से ही रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन कोई प्रॉपर्टी को उठाने में, कोई खिड़की का पर्दा सरकाने में, या चलते चलते अचानक रुक जाने में, या रुके हुए में अचानक टर्न हो जाने में, या कुछ नहीं तो सिर्फ आंखों से ही देख लिया दूसरी ओर, आंखों से ही बताया कि वो सुन रहा है। तो ये किसी भी चीज़ का एक्शन जब रिएक्शन में बदलता है तो अभिनेता का चेहरा जीवंत हो जाता है, उसकी आंखें बोलने लगती हैं। सिर्फ उसके ओंठ नहीं बोलते बल्कि उसकी आंखें बोलने लगती हैं। और सबसे बड़ी ज़ुबान वैसे भी एक्टिंग में आंखों की होती है। इसलिए अच्छे एक्टर लंबे लंबे संवादों को भी उतने ही सहजता के साथ बोल जाते हैं, और लंबे लंबे दृश्य जहाँ बोलना है ही नहीं वहाँ पे भी अपने रिएक्शन से वो पूरे दृश्य को जिंदा बना देते हैं। बातचीत की शुरुआत में ही एक अच्छा उदाहरण याद आता है, रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति। उसमें एक लगभग 4.5 मिनट लंबा दृश्य है जब राखी की मृत्यु हो जाती है। दिलीप कुमार लाश के पास बैठे हैं और बेटा विजय यानी अमिताभ बच्चन जेल से लाए जाते हैं माँ के अंतिम दर्शन के लिए। उस दृश्य में वो आते हैं और बाप बैठा हुआ है डेड बॉडी के पास, वो सिर्फ देखता है अपने बेटे को, और बेटा उनके पास जाता है, माँ को देखता है, पिताजी का हाथ दबाता है कि मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। दिलीप साहब फिर देखते हैं अपने बेटे को, बेटा फिर अपने बाप के कंधे पे हाथ रखता है और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लगभग 4.5 मिनट लंबा दृश्य है। अगर आप इस फिल्म के इस दृश्य को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आज की पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा स्टार एक्टर हो जो इस तरह के सीन कर दे। लेकिन दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इस तरह के दृश्यों को बहुत जिंदा बना देते हैं।
रिएक्शन शॉट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपकी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की जो फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। उसमें जो आखिरी लंबा क्लाइमेक्स है जहां बाप शिकायत कर रहा है कि तुम घर छोड़ के चले गए थे, तुमने मुझे अपना नहीं माना, और बेटा बोलता है कि मैंने अपना नहीं माना होता तो मैं आता क्यों, और बाप फिर कहता है कि तुमने कभी मुझे याद नहीं दिलाया, तो बेटा बोलता आपने भी तो कभी पूछा नहीं। तो बाप बोलता है अब मैं बाप होकर तुमसे पूछूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, तो बोलता है मारिए ना, इतने बरसों से मारा ही नहीं, और दोनों फिर रोने लगते हैं। ये दृश्य जब फिल्माया जा रहा था तो बिना ग्लीसरीन के अमिताभ बच्चन भी रो रहे थे, शाहरुख खान भी रो रहे थे, इस दृश्य को बाहर से बैठकर देखने वाले ऋतिक रोशन रो रहे थे, और डाइट करने वाले करण जौहर और सिनेमेटोग्राफर कैमरामैन भी रो रहे थे। और ये एकमात्र दृश्य है पूरी फिल्म का जिसको डब नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे दृश्यों की आप कितनी डबिंग कर सकते हैं। भावनाओं का वो जो प्रवाह उन अभिनेताओं के अंदर से आया होगा तो वो एक्शन का रिएक्शन है। एक स्थिति विशेष को बाप बेटे के चरित्र में डालकर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने निकाला है, तो रिएक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई नए अभिनेता, नोविस एक्टर, अनाड़ी एक्टर क्या करते हैं कि पहले से सब कुछ तय करने लगते हैं कि हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे बोलेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। दरअसल ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर के हिसाब से उस सिचुएशन में डिमांड क्या है, कितना करना है, डायरेक्टर क्या चाहता है। अगर आप सब चीज़ें पहले से ही इतना प्लान कर लेंगे फिल्म एक्टिंग में, तो दरअसल फ्लोर पर आप सिर्फ लाइनें बोल रहे होंगे, एक लाइन रिहर्सल कर रहे होंगे कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ टर्न होना है, यहाँ से घूम के यहाँ जाना है। उसकी रिहर्सल कीजिए, क्योंकि वैसे भी हर टेक अपने आप में एक रिहर्सल ही है, और जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता वो टेक के रीटेक और रीटेक के टेक लेता रहता है, रिएक्शन शॉट लेता रहता है, फाइनली कहीं जाकर कट बोलता है कि यहाँ हुआ। तो एक दृश्य को बनाने में, गढ़ने में, रचने में समय लगता है, और इसके लिए अभिनेता को अपने प्राण देने पड़ते हैं, अपनी पूरी भावना देनी पड़ती है, निर्देशक को अपना पूरा धैर्य देना पड़ता है, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पकड़ेंगे तब होता है। इसीलिए आप कभी भी कैमरे के सामने बहुत लाउड जेस्चर करने की कोशिश मत कीजिए। रिएक्शन देना है ऐसा करेंगे तो कैमरे में बहुत खराब लगेगा। कैमरे में शायद इतना कर देना ही काफ़ी है। बहुत आंखें फैलाकर, उंगली दिखा दिखा कर अभिनय करना, ये कैमरे में बहुत लाउड लगता है, क्योंकि याद रखिए कैमरा आपके इतने नज़दीक जा सकता है जितने आप अपने नज़दीक होते हैं। कैमरा आपकी बारीक से बारीक चीज़ को बहुत क्लोजअप में पकड़ रहा होता है। आपके यहाँ पर अगर एक मसल भी हिलती है तो उसको भी पकड़ सकता है क्लोजअप में। एक एक हरकत को कैमरा पकड़ता है। इसलिए कैमरे के सामने दिखाने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि कैमरे के सामने रहें, जस्ट बी देयर, डोंट ट्राई टू परफॉर्म, डोंट ट्राई टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी ड्रामा। आपको चीज़ों को बहुत नाटकीय बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेज का क्राफ्ट अलग है और कैमरे का क्राफ्ट अलग। फिल्म एक्टिंग में, स्टेज एक्टिंग में या टीवी एक्टिंग में डायलॉग या संवाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संवाद इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो दिखाते हैं कि चरित्र क्या है, ये क्या सोच रहा है, या किसी चीज़ के बारे में बतला क्या रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखें, सिर्फ संवाद बोलना ही मात्र अभिनय नहीं है। संवाद एक हिस्सा है। अच्छा अभिनय करने के लिए, अपने चरित्र को अच्छे से विकसित करने के लिए डायलॉग्स चाहिए, और डायलॉग्स लिखे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फिल्मों में बहुत लंबी लंबी 4-4, 5-5 पेज की स्पीचेस एक्टर्स के पास नहीं होती। 1.5 लाइन, 1 लाइन, आधा लाइन, या कई बार तो ओ अच्छा, इतने में ही आपको बताना है कि आपका कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है भावनाओं की। एक्टिंग इसलिए दिलचस्प चीज़ है, एक्टिंग इसलिए अपने आप में एक मैजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशंस को टैकल करता है। ये मानवीय भावनाओं को समझता, समझाता है और मानवीय रिश्तों की परख करता है। इट्स अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, इट्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस। मानवीय भावनाएं और मानवीय संबंधों की जटिल पड़ताल अगर उसमें नहीं है, वो अभिनय बहुत शुष्क है, बहुत रूखा है, या तो एकदम एक आयामी है जिसको आप एक बार देख सकते हैं, दोबारा शायद आपको देखने की इच्छा ना हो, और तीसरी बार में आपको उबकाई आने लगे कि फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा काम भावना प्रवण अभिनेता, जिस एक्टर के पास भावना होती है, इमोशन होता है,
वो एक्टर अपने रोल को लेकर किसी भी सिचुएशन तक खेल सकता है। नूतन, मधुबाला, वहीदा रहमान इस तरह की समर्थ अभिनेत्रियां थीं जो अपने पूरे ग्लैमर के बावजूद भी अपने अभिनय को संभालना जानती थीं। वो बहुत ग्लैमरस अभिनेत्रियां थीं, कमर्शियल एक्ट्रेसेस थीं, लेकिन उनको मालूम था कि एक्टिंग एक बहुत गंभीर चीज़ है, इसलिए डायलॉग पे बहुत ध्यान दीजिए और उतना ही ध्यान दीजिए तब जब आपको नहीं बोलना है। रिएक्शन ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अब आपकी बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ तो मेरी आंखें अलग हो जाएंगी। अगर आपकी बातें सुनते सुनते मुझे थोड़ी ऐसा लगा कि क्या बेवकूफ़ी की बात हो रही तो आंखें बदल जाएंगी। अगर लगा नहीं तो सच में सही कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है। अगर आप सिर्फ ध्यान से सुने, इसलिए कहते हैं कि एक एक्टर को अच्छा लिसनर होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए गुड लिसनर। हियरिंग नहीं, हियर करना तो मतलब आपके कान में जितनी आवाज़ें आ रही हैं आप हियर करते हैं। लिसन मतलब उसमें से सेलेक्ट करना, ये 1000 आवाज़ें आ रही हैं, इसमें से मुझे कौन सी 4 आवाज़ें पहले अपने कानों तक ले जानी है। और याद रखिए, कान से गुजरने वाली ध्वनि और उसकी तरंगें हमारे दिमाग पर और दिमाग से निकलने वाले एंजाइम्स या रसायन हमारे इमोशंस पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए अभिनय को कई बार रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अच्छे फिल्म अभिनेता इस बात पर बहुत काम करते हैं कि उनके अंदर की दुनिया का भी कुछ हिस्सा उनके कैरेक्टर में जुड़ जाए। हमेशा कोई काल्पनिक चरित्र ही करते नहीं रहते वो, या इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं कर रहे होते हैं वो। कई बार अपनी ज़िंदगी में घटी कोई बात, कोई घटना वो जोड़ देते हैं और उससे वो सीन बड़ा दिलचस्प बन जाता है। गौरी खान के पिताजी जब नहीं मान रहे थे कि मैं एक मुसलमान लड़के से हिंदू लड़की की शादी करूंगा अपनी बेटी की, और गौरी ने भी मना कर दिया था, तब गौरी के घर से लेकर कॉलेज तक पूरे रास्ते पर पैसे देकर शाहरुख खान ने पेंट करवाया था कि आई लव यू गौरी, आई लव यू गौरी। और वही दृश्य एग्जैक्ट वैसा का वैसा दोहराया गया है। अभी अभी का एक उदाहरण बताऊं तो ऋतिक रोशन साहब हैं। ऋतिक रोशन अपनी पर्सनल लाइफ को कई बार रिवील करते हैं, बहुत ढके छुपे तरीके से, पता नहीं चलता। जैसे सुजैन से किशोर अवस्था की उम्र तक उनका प्यार था, उसके बाद सुजैन कोर्स करने के लिए अमेरिका चली गई। 3-3.5 साल इन लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं। एक दिन ऋतिक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और ट्रैफिक पर रुकी गाड़ी और बाजू में कार खड़ी थी और कार के अंदर बालों को एकदम पीछे से लहरा के सिर घुमाया तो वो एक सुंदर सी लड़की थी जिसको देखकर ऋतिक एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। ये वही सुजैन थी। ये वही शॉट है जो कहो ना प्यार है में दोहराया गया है। जब सेकंड वाले ऋतिक रोशन आते हैं और देखते हैं हीरोइन को, ये एग्जैक्ट उनकी लाइफ से उठाया गया सीन है। कई बड़े निर्देशकों ने भी इस बात को अपनी फिल्मों में रखा है, क्योंकि निर्देशक को एक कहानी कहनी होती है, तो कई बार वो दूसरों की कहानी कहता है, कई बार वो खुद की कहानी भी कहता है। प्यासा और कागज के फूल मूलतः गुरुदत्त साहब की आत्मकथात्मक फिल्में ही मानी जाती हैं आज तक। अच्छे एक्टर इस तरह से, अच्छे डायरेक्टर इस तरह से, और कई बार अच्छे संवाद लेखक भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा डालते हैं। ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इतना वास्तविक होता है कि जब वो स्क्रिप्ट में या कहानी में एक घटना के रूप में आता है तो दर्शकों को वो चीज़ें याद रह जाती हैं, बरसों तक याद रह जाती हैं। जैसे दीवार फिल्म में एक दृश्य है, माँ जहाँ मजदूरी करती थी, बेटा बाद में जाके वो बिल्डिंग खरीदता है और बेचने वाला बोलता है कि आपने कुछ ज़्यादा कीमत दे दी, तो बच्चन साहब बोलते हैं कि नहीं, आप इससे भी ज़्यादा मांगते तो मैं देता, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने यहाँ ईंटें ढोई थी। दरअसल बच्चन साहब ने इस चीज़ को रिलेट कहीं ऐसा कुछ किया था कि जब उनके पिताजी पीएचडी करने के लिए लंदन गए थे और वो किराने वाले की दुकान पे माँ के पास जाते थे, माँ के साथ किराने के सामान लेने के लिए, घर का खाने पीने का, तो एक बार ये शायद 10 साल या 8 साल के थे और दुकानदार ने कह दिया था कि पिछले महीने का हिसाब नहीं चुका है, इसलिए इसे मैंने राशन और किराना नहीं दूंगा। वो एक एंगर एक बच्चे के अंदर पलता रहा कि माँ की बेइज्जती हुई है, माँ का सम्मान नहीं हुआ है समाज में, एक पैसे की वजह से मेरे को छोटा देखना पड़ा। देख लीजिए आप एंग्री यंग मैन की इमेज, उसके बाद आती है सबसे अमीर एक्टर इंडस्ट्री का वही आदमी बनता है और उनकी फिल्मों में माँ को लेके बड़े भावुक दृश्य हुआ करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी का कोई एक पहलू है जिसको हम डायरेक्ट जाने ना जाने, समझे ना समझें, पर वो उनके अभिनय का एक हिस्सा है, पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है।
अब आप इस बात को भी समझ लें कि मोनोलॉग जिसको हम कहते हैं, लंबे लंबे संवाद, ये अच्छे एक्टर्स को दिए जाते हैं, पर वो भी नहीं कि हर फिल्म में ही दिए जाते हैं। फिल्म में क्या होता है, कई बार कोई घटी घटना अतीत की या कोई बात याद आई तो वॉइस ओवर आता है और हीरो या हीरोइन का चेहरा 70 mm स्क्रीन में फैल जाता है, उसको याद आने लगता है, वॉइस ओवर आता है किसी का, किसी ने धमका दिया, किसी ने डरा दिया, किसी ने प्यार भरी बात की थी, तो वो कैसे करेगा? रिएक्शन बोलना नहीं है उस जगह, उसको सुनना है और रिएक्ट करना है कि वो चरित्र क्या महसूस कर रहा है। तो वॉइस ओवर में रिएक्ट करना भी अभिनय का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है, जहाँ तक हम फिल्म एक्टिंग की बात करें। और फिल्म में कैमरा कोई लिमिट नहीं रखता, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैमरा पानी के ऊपर भी जा सकता है, पहाड़ के ऊपर भी जा सकता है, खेत और मैदान में भी, तो आपके बेडरूम और बाथरूम में भी घुस सकता है। वो कैमरा कहीं भी जा सकता है। इसलिए कैमरे के सामने हर डिटेल पकड़ में आ जाती है, क्योंकि जब कैमरा क्लोजअप में जाता है तो चरित्र के मनोभाव, अंतर्द्वंद उसको और गहराई से रेखांकित करता है। और याद रखें, अगर आप अच्छा रिएक्शन दे सकते हैं एक अभिनेता के रूप में, आपके शॉट शायद ज़्यादा लगें। मालूम किस लिए? बोलने वाले से ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता है जो बहुत अच्छे से सुन के प्रतिक्रिया दे रहा हो। तो डायरेक्टर हमेशा एडिटिंग के लिए तो उसको रिएक्शन शॉट चाहिए ही ना, उसके बिना वो एडिटिंग में मिलाएगा कैसे शॉट टू शॉट? तो जिसके रिएक्शन शॉट ज़्यादा अच्छे होंगे, आप देखेंगे कि बोलने वाले के डायलॉग बीच बीच में ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन चेहरा बीच बीच में ज़्यादा झलक रहा है जो सुन रहा है उसका। निर्देशक, एडिटर जो कहानी को फाइनली दर्शक के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये ही डिसाइड करते हैं कि किस दृश्य में किस एक्टर का मिड शॉट, लॉन्ग शॉट या क्लोजअप लगना है, कहाँ लगना है, कितने सेकंड का लगना है। ये हर कुछ निर्देशक और एडिटर के ऊपर है। इसलिए आप अपना 100% दीजिए तो निर्देशक और एडिटर को भी लगेगा कि इसने कुछ किया है, और आप एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक स्टार एक्टर बन ही जाएंगे। तो जितने भी उदाहरण मैं आपको देता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, इनको बताने का मेरा अभिप्राय या उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस बात को समझ लें कि रिएक्ट करना एक अभिनेता की जिम्मेदारी है। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो कैरेक्टर इतना फ्लैट लगेगा, लोगों को लगेगा कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, ये क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, इसका यहाँ पर क्या काम है, मतलब वो एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा एक्टर क्या करता है कि अपनी स्मृतियों का भी इस्तेमाल करता है, ज़िंदगी में जो घटा है उसको भी कहीं जोड़ता है, लेकिन याद रखें वो चरित्र और स्थिति के हिसाब से होना चाहिए और उसको अप्रूव्ड, हाँ ठीक है, इसका ठप्पा डायरेक्टर से लगा हुआ होना चाहिए। अपने तौर पर अभिनेता कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता कि मैं ये भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा। उसको तो स्क्रिप्ट, डायरेक्टर की डिमांड और चरित्र और स्थिति के अनुकूल होगा। वो सजेस्ट करता है कि सर क्या मैं ऐसा कर लूँ, मेरे को ऐसा लगता है, तो डायरेक्टर उसको अप्रूव करता है, हाँ आप करके देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो रखते हैं। बेसिकली एक्टिंग कम्युनिकेशन का माध्यम है, कम्युनिकेशन बिटवीन द एक्टर एंड ऑडियंस। एक व्यक्ति कुछ करता है और वो समाज से जुड़ता है, उसको देखने वाले लोग उससे जुड़ते हैं। तो अगर अभिनेता अपनी भावनाओं की सच्ची गहराइयों से काम कर रहा है तो वो चरित्र जीवंत बनेगा, उसके एक्सप्रेशंस वास्तविक लगेंगे, चरित्र बिल्कुल अनुकूल लगेगा और लोगों का भरोसा होगा कि हाँ ये चरित्र इस स्थिति में ये महसूस कर रहा है। और आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ओढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मतलब मेरा ये है कि रिएक्ट करना है तो रिएक्ट कीजिए, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, देखो कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ये करेंगे तो बहुत ख़राब लगेगा। इसलिए जितनी आप भावना की गहराइयों में जाएंगे आपका चरित्र वास्तविक बनेगा, जितने आप कम्युनिकेटिंग होंगे उतना ही वो उतना प्रखर बनेगा, शार्प लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही, एक्यूट लगेगा, जैसे तलवार की नोक होती है कि एग्जैक्ट यही लगेगा। इस तरह से अभिनेता अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, अपनी भावनाओं का प्रयोग चरित्र और स्थिति में करता है और उसको एक जीवंत माध्यम में बदल देता है जिसको देखने वाला उससे सीधे जुड़ जाता है। तो इस बात को आप भी याद रखिए, जब आप अभिनय करें तो आप सहज रहें, आप अननेचुरल, बनावटी या कृत्रिम ना हो। देखिए कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे आई लव यू। आई लव यू
दुनिया में किसी भी भाषा में बोल लिया जाए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आमी तुम्हाके भालोबाशी, तनु प्रेम करूं छू। आप देखिए, टेंडर है, सॉफ्ट है। कोई भी भाषा में ये नहीं बुला सकता है आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आमी तुम्हाके भालोबाशी। दादागिरी नहीं है, रंगदारी टैक्स वसूलने नहीं निकले आप प्यार और मोहब्बत का इजहार करने निकले हैं। तो थोड़ा इजहार मोहब्बत में आदमी नाजुक हो जाता है, आदमी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। शेर व शायरी कभी चिल्ला चिल्ला कर की जाती है क्या? क्योंकि ज़्यादातर शेर व शायरी प्यार और मोहब्बत के बारे में ही होती है। तो बहुत ही खसूसियत के साथ, बहुत ही अंदाज़ बयां के साथ उसको पेश करना पड़ता है, एक नज़ीर की तरह ऑडियंस के सामने। तो जिस तरह का संवाद होगा, आप उस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे अपनी भावनाओं के साथ। आप दिखाएंगे नहीं कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, आप जतलाएंगे नहीं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आप फील करेंगे और बोलेंगे और बात बन जाएगी। यही है एक्टिंग का मूल सूत्र। ऊपर से बहुत सरल, स्वाभाविक दिखने वाला अभिनय दरअसल अपने अंदर कितने विशाल विश्व को समेटे हुए है। एक अपने आप में ब्रह्मांड है वो। क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम अपने निर्णय देते हैं, अपने जजमेंट देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम असहमत होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कई बार एक्टिंग में हम कन्फेस भी करते हैं, हम स्वीकृति पश्चाताप की देते हैं अपने कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है। तो अभिनय में अभिनेता के अंदर का संसार अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए मार्लिन ब्रांडो, जिन्होंने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, उनकी एक फेमस लाइन है अंग्रेजी में ही कि एक्टिंग इज नथिंग बट इट इज एन इटर्नल जर्नी टू नो द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ एन एक्टर। एक शाश्वत चिरंतन यात्रा है अभिनय, जिसके द्वारा हम किसी अभिनेता के अंदर के वास्तविक संसार को देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसलिए जब हम एक्टिंग करते हैं तो एक ट्रू फीलिंग के साथ करते हैं। हमारे अंदर का जो है वो भी है, जो बताया हुआ है वो भी है, हमारे को एक्टर हैं वो भी है। इसलिए आप याद रखें, कम्युनिकेशन, जब तक मैं जो कर रहा हूं वो आप तक पहुंच नहीं रहा, जो मैं समझ रहा हूं वो आपको समझा नहीं पा रहा, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है। इसलिए 5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं अभिनय करने के लिए। पहली बात है, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, जाने पहले किसी चीज़ को जानना, अपने चरित्र को जानना, ये चरित्र कैसा है, टू नो द कैरेक्टर, देन एक्सेप्ट योर कैरेक्टर। आप सोचिए कि हाँ, मैं फला व्यक्ति ही हूँ जो ये रोल में कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ जो इस नाम से मैं जाना जाता हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो ये चरित्र है। तो पहले चरित्र को जाना, नोइंग, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर मैं उस चरित्र को क्या दे सकता हूँ एज एन एक्टर, मेरे पास क्या खजाना है जो मैं ऐड करके अपने रोल में डाल सकता हूँ। तो गिविंग, देना, और फिर रोल या को एक्टर जो मेरे साथ कर रहा है उससे रिसीव करना, लेना। तो नोइंग, जानना, एक्सेप्टिंग, उसको ग्रहण करना, स्वीकार करना, उसके बाद गिविंग, अपनी तरफ से चरित्र को, सिचुएशन को देना, और फिर रिसीविंग, अपने सह अभिनेताओं और वातावरण और अपने संवादों से प्राप्त करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको रिलेट कैसे करते हैं, आप इसको जोड़ते कैसे हैं। इन अलग अलग लड़ियों और कड़ियों को आप एक जंजीर की शक्ल में, एक अलग अलग मोतियों को आप एक हार की शक्ल में कैसे पिरो पाते हैं। क्योंकि ग्रेट एक्टिंग और कुछ नहीं है, रिलेटिंग है। मतलब जब आप अपने से चरित्र को जोड़ते हैं तो दर्शक भी आपके करने से अपने को जोड़ता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। तो रिलेट करने से ही अच्छा अभिनय पैदा होता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे चेहरे के सामने, ये फ्रेम है। अब ये फ्रेम यहाँ क्यों लगाया गया है, समझाने के लिए है कि टेलीविज़न हो या फिल्म हो, कैमरा एक फ्रेम में काम करता है। मिड शॉट हो, लॉन्ग शॉट हो या क्लोजअप हो, कैमरा हमेशा फ्रेम में काम करता है। तो हम जब कैमरे में होते हैं तो दरअसल कैमरे के फ्रेम में जितना खुला हुआ है सीन, उतना ही दर्शक
देख सकता है जितना ऑपरेटर दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि कैमरा एक्टिंग या टीवी एक्टिंग बेसिकली फ्रेम के अंदर अभिनय करने की क्षमता है। आपको यहाँ पर पूरे हाथ पांव या शरीर को हिलाने की उतनी ज़रूरत शायद नहीं है। अगर आपका मिड शॉट कट रहा है, अगर आपका क्लोजअप कट रहा है, आपको कंसंट्रेट करना है, अपने कैमरा ऑपरेटर से पूछना है कि भाई मेरा शॉट क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि शॉट मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है या क्लोजअप है। एक बात और, यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई सुविधा या लग्जरी नहीं है कि आप दर्शकों की प्रतिक्रिया तुरंत जान सकें। ये लाइव परफॉर्मेंस नहीं है जैसा कि थिएटर में होता है, ये रिकॉर्डेड माध्यम है। इसका मतलब ये कि हमारा सबसे पोटेंशियल ऑडियंस डायरेक्टर और कैमरामैन के बाद कैमरामैन ही है। ये तीन लोग ही हमेशा शूटिंग पे होते हैं और डायरेक्टर बताता है, कैमरामैन फ्रेम सेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट होता है या स्पॉट बॉयज़ होते हैं, रिफ्लेक्टर पकड़ने वाले लोग होते हैं जो लाइट बैलेंस करते हैं। लेकिन एक्टर का पूरा काम या उसकी जो पूरी दुनिया है ये इस फ्रेम के अंदर है। अब इसका मतलब है कि कैमरे के सामने आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम आपको एक लाइब्रेरी का शॉट दिखा रहे हैं, अगर आप उसको रंगमंच में या दूसरे माध्यम में दिखाते हैं तो आपको एक पूरी लाइब्रेरी का सेट बनाना पड़ेगा, लाइब्रेरी के अंदर दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फ्रेम के पीछे एक अलमारी रखी जा सकती है बुक रैक की, जिसमें किताबें भरी हों और सामने टेबल पर एक आदमी बैठकर काम कर रहा है और सामने लिखा हुआ है लाइब्रेरियन। इससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरी में बैठा है। इसका मतलब है कि एक्टर के इर्द गिर्द कोई बुक रैक नहीं है, सामने कोई नहीं है सिवाय कैमरे के, पर उसको इमेजिन ये करना है कि जैसे वो कैमरे में नहीं है बल्कि लाइब्रेरी में है। तो वो फ्रेम में रह के इमेजिन करना और काम करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस भी कैमरा ही होता है। अब कैमरे में देखे कैसे, कैमरे में यानी कि फ्रेम में आए कैसे। मोस्टली डायरेक्टर बोलता है जब तक बहुत ज़रूरत ना हो कैमरे के लेंस में सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे कैमरे की तरफ देख के बात करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा खुद पकड़ता है। मान लीजिए ये फ्रेम है और मैं इस फ्रेम में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार कैमरे की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत चीप लगेगा। मुझे अपना काम करने की ज़रूरत है। डायरेक्टर जैसा समझेगा कैमरे की पोजीशन चेंज करता जाएगा, उसे क्लोज लेना है क्लोज ले लेगा, दूर लेना है दूर ले लेगा। मान लीजिए अब यही बात है कि मैं किसी से बात करते करते बोल रहा हूँ कि भाई तुम कहाँ चले जा रहे हो, ये सुनो, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। अब ये लुक का खेल है कि आपका को एक्टर यहाँ खड़ा हुआ है, को एक्टर जा रहा है, तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका को एक्टर जा रहा है और उस ओर दरवाज़ा है। अब मान लीजिए आपका लुक क्लियर नहीं है कि आपका को एक्टर कहाँ है, और आपका लुक क्लियर नहीं है कि वो जा रहा है, और आपका लुक ये भी क्लियर नहीं कि वो दरवाज़ा उधर है, तो होगा क्या, आपकी आंखें अननेसेसरी चलेंगी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, सुनो दरवाज़ा बंद कर देना। आप देखेंगे कि बार बार आंख घूम के कैमरे के लेंस की तरफ आ रही है। ये नए एक्टर बहुत करते हैं। और जब टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो के अंदर, तो जो नौसिखिया एक्टर होता है वो सबसे पहले मॉनिटर की तरफ देखता है। उसे ये नहीं पता कि वो जो मॉनिटर में देख रहा है ये भी तो कैप्चर हो रहा है कैमरे से। और जब आप डायरेक्ट मॉनिटर को देखते हैं तो वो शॉट अलग से दिखाई देता है। तो जब दूसरे कमरे में डायरेक्टर बैठा है या ओबी वैन में बैठा है, तो वहाँ से फिर वो बहुत सुमधुर भाषा में समझाता है कि आपको इधर नहीं देखना है, आप अपना काम करिए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैमरा कहाँ है एग्जैक्टली, तो पता चला कि आप पीट करके देने लगे सीन, या हो सकता है कि आप फ्रेम को भूल गए और आप इतना झुक गए कि आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा। ये यकीन मानिए कि अगर कैमरा आपके चेहरे को नहीं कवर कर पा रहा है तो आप कितना भी अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो वो वेस्ट है, व्यर्थ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है डायरेक्टर के लिए। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि शॉट क्या है, क्योंकि मान लीजिए आपको सर से पांव तक लॉन्ग शॉट में कैमरामैन शूट ले रहा है शॉट का, और आप उस जगह एक भौं उठा के एक्सप्रेशन दे रहे हैं ऐसे करके, क्या हुआ, क्यों भाई क्या हुआ, ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कैमरा ना तो मिड शॉट में है और ना ही क्लोजअप में है, वो लॉन्ग शॉट में है। तो लॉन्ग शॉट में कैसे दिखेगा कि एक भौं कैसी जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक फिल्म एक्टर को जितना एक्टिंग के ऊपर काम करना आना चाहिए, उतना ही उसको कैमरा और कैमरा टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल माध्यम है।
अगर आपके यहाँ लेपल लगा हुआ है और आप चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिए, अगर आपका फ्रेम इतना है और आप ऐसे कर करके एक्टिंग करना शुरू कर दिए, देखिए आप कैसा अभिनय लग रहा होगा, ये कितना ख़राब लग रहा होगा। कई बार हम प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं और पता चला उससे अपना मुंह ही ढक लिया, हमारा चेहरे का एक्सप्रेशन ही चला जा रहा है। टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो कान पे रखने की बजाय हाँ 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 मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ वो हाँ हुआ था, अब देखिए पूरा चेहरा इधर से उधर घूम रहा है और प्रॉपर्टी का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। फिल्म एक्टिंग है सटलिटी, सटल, बी सटल। अगर आपको किसी चीज़ को छूना है, छूना है। अगर आपको किसी तरफ देखना है, देखिए। अगर आपको किसी को नहीं देखना है, मत देखिए। कैमरा उसको ढंग से कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैमरा कहाँ है, आपको अगर ये नहीं मालूम कि शॉट क्या है, आपको ये नहीं मालूम कि कैमरामैन कर क्या रहा है फ्रेम के साथ, आप कितना भी अच्छा अभिनय कर रहे हो, दर्शकों तक वो कम्युनिकेट होगा नहीं। और मैंने शुरू से ही आपको कहा है, एक्टिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि कैमरे की एक्टिंग दरअसल कैमरे के फ्रेम के अंदर एक्टिंग करने की कला है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमेशा ही फ्रेम में होंगे। कैमरे के फ्रेम में एंट्री होती है, कैमरे के फ्रेम में एंट्री के बाद रुकता है, या हो सकता है कि कैमरे के फ्रेम में एंटर करते हुए निकल जाए 1 सेकंड के लिए रुक के। तो आपको सबसे पहले अपने फुटमार्क देखने पड़ेंगे, मतलब जहां आपको आके रुकना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैमरामैन ने लेंस का फोकस उसी हिसाब से फिक्स करके रखा है और लाइट वाले ने लाइट उस हिसाब से एडजस्ट करके रखी है। अगर आप आधा इंच या पौन इंच भी इधर उधर हो जाते हैं, पूरे शॉट का कंपोजिशन जिसे कहते हैं या एक्सपोजिशन जिसे कहते हैं, वो ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने इस समय फ्रेम में खड़ा हूँ, अब मैं फ्रेम में एंटर होके कैमरे की तरफ देख के कुछ बोलूँ तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले मार्क कर लूँगा कि मुझे कहाँ रुकना है, मैं वहाँ पे एक टेप लगा लूँगा। उसके बाद मैं फ्रेम से बाहर हो जाऊँगा। उसके बाद मुझे अंदाज़ा है कि मैं 1 और 2 कदम चलूँगा और ये फ्रेम इन हो गया। मैं 2 कदम में मुझे टर्न होना है, तो पहले कैमरा रिहर्सल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 टर्न एंड लुक। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ खड़ा हो गया, फ्रेम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ खड़ा हो गया तो फ्रेम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ चला आया तो फ्रेम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेक्निकली एडिक्वेट होना पड़ेगा किसी एक्टर को। मैं एक बार आपके लिए फिर से करके बताता हूँ। पहले मैं फ्रेम आउट होता हूँ, 1 2 टर्न, जो डायलॉग बोलना है डायलॉग बोला। उसके बाद मान लीजिए जाना है, अरे भाई तुम कहाँ थे, फ्रेम आउट हो जाना। कई बार ये होता है कि हम फ्रेम से सिर्फ गुजरते हैं, पासिंग शॉट जिसे कहते हैं। पासिंग शॉट में सिर्फ गुजरती हुई चीज़ें दिखाते हैं, उसमें रुकना नहीं है, कैमरे को भी नहीं देखना है शायद। मान लीजिए हम शॉट ले रहे हैं कि सड़क से गुजरता है एक आदमी, तो सड़क से गुजरता आदमी ऐसे करके तो देखते हुए जाता नहीं है ना, इसका मतलब सीधे आता होगा। तो फ्रेम आउट, फ्रेम इन एंड वॉक डाउन एंड पास। अगेन फ्रेम इन, वॉक, फ्रेम आउट। अब इसमें आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट प्रोफाइल आया मेरा, मतलब सामने से नहीं आया, चेहरा प्रोफाइल से आया। तो प्रोफाइल शॉट भी देना आना चाहिए। मान लीजिए डायरेक्टर ने आपको बोला है कि आप यूं खड़े रहिए और आवाज़ इधर से आ रही है, अरे भाई सुनो, हाँ कौन? आपका सिर्फ गर्दन से मुड़ना और आंखों से देखना ही पर्याप्त है। अगर आप इसकी जगह करेंगे, हाँ भाई कौन, बहुत लाउड लगेगा, क्योंकि कैमरे की एक्टिंग दरअसल क्लोजनेस की एक्टिंग है, इंटीमेसी की एक्टिंग है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है मित्रों, वो है लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, मिड क्लोजअप और एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप। सबसे पहले आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में आपका सर से पांव तक पूरा शरीर फ्रेम में एक्सपोज हो जाता है। कैमरे का धीरे धीरे अपर्चर खुलेगा और आप सर से पांव तक लॉन्ग शॉट में दिखाई देंगे। जिसका मतलब है कि लॉन्ग शॉट में आपका पूरा शरीर अभिनय करता है, आपके पांव अभिनय करते हैं, आपके हाथ अभिनय करते हैं, हाथों के जेस्चर्स, भंगिमाएं, ये एक्टिंग करती हैं। और उसके बाद थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग शॉट में
अरे तुम्हें पता है कल शहर में जाम लग गया था, अरे बाप रे इतनी भीड़ थी क्या बताऊं। ये लॉन्ग शॉट है क्योंकि आप पूरी बॉडी, कंधा, हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशन को भी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लॉन्ग शॉट के दृश्य कई हो सकते हैं। जंगल में से भागते हुए डाकू, पीछा करती हुई पुलिस, उसकी जीप, सड़क पे से गुजरता हुआ हुजूम, या पहाड़ की चोटी पर से लुढ़क कर आता हुआ हीरो विलेन से बचकर। ये सब लॉन्ग शॉट के सीन हैं, क्लोजअप में हो ही नहीं सकते। कई बार कुछ हीरो जो उम्र दराज हो जाते हैं और शरीर से उतना काम नहीं कर पाते, वो स्टंट के दृश्यों में इसलिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं की हाइट, हेल्थ और हेयर स्टाइल का एक आदमी पहाड़ की चोटी से ढलान तक आता है और जब ढलान पे आ जाता है तब हीरो आके ज्वाइन करता है। उसके पहले डुप्लीकेट का शॉट कट रहा होता है। या पार्टी का सीन है तो पीठ तरफ से शॉट लेना है तो वो डुप्लीकेट शॉट दे रहा है, और जब क्लोजअप आ रहा है तब डायलॉग बोलने के लिए मेन स्टार आ रहा है। वो बात होती है स्टार होने के बाद की। शुरू में अभिनेता को अपने सारे दृश्य, सारे काम खुद ही अच्छे से करने आने चाहिए। अभी आप मुझे कैमरे में जिस फ्रेम में देख रहे हैं, ये मिड शॉट का फ्रेम है। मिड शॉट के फ्रेम में लगभग कमर तक आ जाता है या उसके थोड़े ऊपर पेट तक आ जाता है, लेकिन मिड शॉट में कैमरे के फ्रेम को थोड़ा खोलना पड़ता है और लॉन्ग शॉट से सिकोड़ना पड़ता है। लॉन्ग शॉट में पूरा ही है, लॉन्ग शॉट से थोड़ा सिकोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए टेबल के सामने खड़ा होकर एक आदमी अपनी पेंशन के कागज मांग रहा है, वो मिड शॉट है, और जो बैठा हुआ है वो भी दिखाना है आपको। तो दरअसल लॉन्ग शॉट से शुरू करके मिड शॉट में चले जाएंगे और मिड शॉट से फिर डायरेक्टर महसूस करेगा तो एक्टर के क्लोजअप काटेगा एक्सप्रेशंस के लिए। लेकिन अभी जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये मिड शॉट है। तो मिड शॉट में भी आप हाथों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, और चेहरे के एक्सप्रेशन भी कंट्रोल्ड होने चाहिए ताकि ये पता चले कि ये कैरेक्टर मिड शॉट में ऐसा है, लॉन्ग शॉट में ऐसा है, और एक्सप्रेशन मिड शॉट के ऐसे हैं। तो शॉट का फ्रेम देखिए और उस हिसाब से शॉट देने की कोशिश कीजिए। लॉन्ग शॉट हो गया, उसके बाद मिड शॉट हो गया। क्लोजअप, क्लोजअप, मिड क्लोजअप थोड़ा गले के नीचे से आ सकता है। इसमें निश्चित रूप से आपके पांव, कमर और हाथों का इस्तेमाल कम होता जाएगा क्योंकि ये क्लोजअप है। तो क्लोजअप में क्या, क्लोजअप क्यों लेता है निर्देशक? वो चाहता है कि एक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को कैच किया जाए, कैमरा ज़्यादा इंटीमेसी से पकड़े कि वो सोच क्या रहा है। तो मान लीजिए एक सीन है कि आदमी बोल रहा है, अब ये क्लोजअप है। नमस्ते भाई, मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं कोई एक्टर हूँ लेकिन दरअसल बात मालूम क्या है, मैं अपने बारे में भी एकदम बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। और जो आदमी अपने बारे में श्योर नहीं है वो सामने वाले के बारे में तो एकदम अनश्योर होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लोजअप दे रहे हैं तो हमारा सारा जोर स्पीच की डिटेल और आंखों के एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस पे होंगे। इससे भी ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ आंखों का या सिर्फ चेहरे का एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप डायरेक्टर या कैमरामैन ले सकते हैं। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप है। अब एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप में आपको अपना चेहरा भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। अगर आप एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप में बहुत ज़्यादा इस तरह के एक्सप्रेशन देने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, विकृत लगेगा, ऐसा लगेगा कि कैमरे के हिसाब से एक्टिंग करना नहीं आता। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा हिल नहीं सकते। अगर शॉट देते देते आप हिलने लगे, देखिए हिलने लगे शॉट देते देते, तो फ्रेम खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए एक्टर को कि उसका कैमरा कहाँ है, उसका फ्रेम कहाँ है, और फ्रेम और कैमरे की पोजीशन को देखते हुए क्लोजअप में एक्टिंग देना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा खेल आंखों का आ जाता है। किसी चीज़ को देखना है, किसी चीज़ को पहचानना है, किसी चीज़ से डरना है या दुख है, या थोड़ी सी हंसी है। तो फ्रेम को जानिए, शॉट को जानिए और अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बनाइए, तब फिल्म एक्टिंग के हिसाब से आप सीख सकते हैं कि कैमरे के सामने शॉट कैसे दिया जाए।
सवाल ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अकेले में कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारे अभ्यास सिर्फ समझने के लिए या समझाने के लिए नहीं है या बताने के लिए नहीं है, अभिनय करने की चीज़ है। इसलिए अभिनय के जितने अभ्यास हैं वो भी करने की चीज़ है, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें मास्टरी नहीं ला पाएंगे। तो करने का तरीका बड़ा आसान है। आप अपने घर के सामने मेज़ पर या ड्रेसिंग टेबल पर या अलमारी में लगा कोई लंबा शीशा इस्तेमाल कीजिए। शीशे के सामने आप फ्रेम मान लीजिए कि शीशा ही फ्रेम है, शीशा जितना लंबा चौड़ा है वही कैमरे का फ्रेम है। अब उसमें आप टेप से मार्क कर लीजिए, सबसे नीचे तक मार्क कर लीजिए, वो आपका लॉन्ग शॉट हो गया। फिर आप मिड शॉट मार्क कर लीजिए, क्लोजअप मार्क कर लीजिए और एक्सट्रीम क्लोजअप। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्क हो जाएंगे टेप से, तो आपको फ्रेम दिखेगा कि ये फ्रेम है। अब आप शीशे के सामने फ्रेम मानकर फ्रेम में एंट्री लीजिए, जैसे मैंने लेके बताई थी। एंट्री लेकर लुक दीजिए, या उस फ्रेम के सामने से गुजरिए या पलट कर आइए और फिर गुजर जाइए देखते हुए। तो आपको बार बार जब शीशे में देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फ्रेम एग्जैक्ट समझ में आएगा, और उसी से आपको टेप मार्किंग से समझ में आएगा कि मिड शॉट, लॉन्ग शॉट और एक्सट्रीम टाइट क्लोजअप में शॉट कैसे देते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस करने पर आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि यकीन मानिए जब आप शॉट देने के लिए किसी फिल्म में जाएंगे या टेलीविज़न में जाएंगे, कैमरामैन और डायरेक्टर को ऐसा लगेगा आप किसी शूटिंग से चले आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैमरा एक्टिंग क्या है। हो सकता है कि आप पहली बार दे रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि इसे मालूम है कि बेसिक टेक्निक, बेसिक तरीके क्या हैं कैमरे के सामने एक्टिंग करने के। तो शीशा लीजिए, मिरर इमेज लीजिए, फ्रेम बनाइए, फ्रेम इन फ्रेम आउट होइए, लुक दीजिए और लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोजअप की प्रैक्टिस जारी करिए।